हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। ये आज है हमारी क्लास नंबर 2 ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। और मैंने इस क्लास में इस तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट को कवर किया है कि सिंगल क्लास में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ये हम कर रहे हैं रिवीजन सीरीज और ओनली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ऐसे टॉपिक जो जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो बार बार रिपीट होते हैं, बस हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। सो मेक श्योर कंप्लीट सीरीज को आप फॉलो करिए। इससे पहले मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। सो मेक श्योर आप उस क्लास को भी जरूर देखें। वैसे मैं बता दूं कि रिवीजन सीरीज की कंप्लीट जितनी भी क्लास होने वाली है सभी की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि इस प्लेलिस्ट में जाके आपको एक जगह पे सारी सारी क्लासेस देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ। मैं मेहनत करूँ तो बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। किसी ग्रुप में अगर ऐड हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई, या किसी फ्रेंड को जानते हो, तो आप प्लीज वहाँ पे इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे देता हूँ। कई बार मैं स्टेटस लगा लेता हूँ, ताकि इस तरह के जो स्टेटस हैं, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो भी आपको मिलता रहे। सो इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। और एक सीरीज जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। यहाँ से लास्ट सेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम में, इसलिए आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। इस सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिसर्च होती क्या है, व्हाट इज रिसर्च। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले से आई थिंक सभी लोग अवेयर होंगे रिसर्च से, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। सो इट इज अ प्रोसेस, याद रखना। ये क्या है? एक प्रोसेस है जो एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अ टॉपिक और आइडिया टू क्रिएट न्यू नॉलेज। यहाँ पर बात की जाती है कुछ नया क्रिएट करने की, और यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर पहले से कोई नॉलेज अवेलेबल है, आप उसका यूज करके कुछ नया करिए, कुछ न्यू वेज में चीजों को हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कुछ नया करने की बात कही जा रही है, या तो बिल्कुल आप स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से कुछ नया शुरू कर दो, या जो पहले से किसी ने रिसर्च कर रखी है, सपोज करो 0 से 10 तक कोई पहुंच गया, अब आप उस 10 को नेक्स्ट 20 तक लेके जाओ, मतलब कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये जो है रिसर्च का पार्ट बन जाता है फिर। अच्छा, ये एक प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स क्या होते हैं? डेटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, और उसके उसके बेस पे आपको रिजल्ट ड्रॉ करना होता है ना, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड इंक्रीज द बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिंपल सा है। अब क्योंकि रिसर्च एक प्रोसेस है, तो इसलिए इसका प्रोसेस भी समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रोसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम प्रोसेस भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखो गाइस, ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको बहुत ही इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, बहुत तरह की होती है। 10 तरह, 15 तरह, 20 तरह, कितनी भी तरह की पढ़ लो, खत्म ही नहीं होती। लेकिन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बस मैं उन चीजों को यहाँ पे लेके आया हूँ इस रिवीजन क्लास में। इसलिए हम बस उन्हीं टाइप्स ऑफ रिसर्च को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली इसमें आती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो, नाम से पता चल रहा है कि आप क्वालिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। क्या यहाँ पर क्वालिटी जो है मेजर की जा रही है? इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ऑब्वियस सी बात है, जब क्वालिटी की बात करेंगे तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा ही होगा वहां पर, सच एज टेक्स्ट हो गया, वीडियो, ऑडियो, टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस। Qualitative research is often used to explore new topics, generate hypotheses, and gain a deep understanding of a phenomena. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझना है, तो आपको उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको ये पता लगाना है कि हिमालय में या हिमालय की पहाड़ियों में क्या नमक अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो किस लेवल का अवेलेबल है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली डेटा अगर देखने लग जाओगे कि पिछले साल इतना यहाँ से नमक एक्सट्रैक्ट किया गया, इस तरह का डेटा देखोगे तो वो आपको डायरेक्ट वहीं तक लेके जाएगा जो ऑलरेडी रिसर्च किया जा चुका है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से क्वालिटेटिव चीज़ें समझेंगे कि हिमालय का जन्म कब हुआ, हिमालय कहाँ पर सिचुएटेड है ना, हिमालय का क्या काम है, क्या क्या मतलब उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, अगर आप इस तरह के एस्पेक्ट पे ध्यान दोगे तो आप ज़्यादा मोर एक्यूरेटली पहुंच पाओगे उस क्वेश्चन पे जो कि आप जिसका रिजल्ट जानना चाहते हो। तो इसलिए जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च काफ़ी यूजफुल रहती है, और ना स्पेशली उन जगह पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो ये है गाइस, जैसे सपोज करो कोई एम्प्लॉय आपके कंपनी में कितना हार्ड वर्किंग है या कितना ऑनेस्ट है,
तो ऐसे में न्यूमेरिकल डेटा पे तो आप स्टडी कर नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व करके किया जा सकता है ना, या आप वो सर्वे करवा सकते हो, या एक दूसरे से ओपिनियन लिए जा सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पे होती हैं, और इसीलिए इसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ये नाम से पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव का मतलब है कि न्यूमेरिकल यानी नंबर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। सो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड मेजरिंग न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटर एडेड टूल्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डेटा इकट्ठा करते हैं, उस डेटा को हम लोग मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा करके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज गुड फॉर रीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एक मिनिमम टाइम में ज़्यादा नंबर यानी ज़्यादा लोगों पे स्टडी की जा सकती है छोटे से टाइम पे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक शहर में रहने वाले लोगों की हाइट पता लगाना चाहता हूँ कि उनकी हाइट कितनी है, तो अगर मैं एक एक इंसान से पूछने जाऊँगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जो डेटा हमने इकट्ठा किया है या जो हमने सैंपल लिया है उस पॉपुलेशन का, उसका हम एक एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज अगर मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पर एवरेज जो है वो 5.2 फुट जो है यहाँ पर 5.2 इंच करके जो है हाइट है एवरेज। तो इससे इसका मतलब क्या है कि इस शहर में अगर 1 लाख लोग रहते हैं तो 1 लाख लोगों का जो एवरेज है वो 5.2 है। तो मैंने 1 लाख पे एक बार में स्टडी कर ली, काम खत्म। और मैं कि 1 लाख लोगों से एक करके पूछने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च इस तरह से जो है काफ़ी यूजफुल रहती है कि हम एक बड़े से डेटा को हम एक छोटा सा रिजल्ट निकाल करके कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ की जाती है, और ज़्यादातर केसेस में क्वांटिटेटिव रिसर्च ही यूज़ की जाती है जहाँ पर हम नंबर्स को यूज़ करते हैं और उसको हम प्रूव करते हैं हाइपोथेसिस के थ्रू, डेटा को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आती है इसमें अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च पे कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, तो उसको अच्छे से समझना है। इन्वॉल्व्स फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंजर्वेशन। देखो गाइज, यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो क्या कहलाती है, अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। और याद रखना, इसमें साइंटिफिक तरीके यूज किए जाते हैं, एम्पिरिकल मेथोडोलॉजीज सच एज एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू नॉलेज। नई चीज़ों को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च कहलाती है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना है किसी प्रॉब्लम का। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाम से पता चल रहा है कि डिस्क्राइब किया जा रहा है of a population systematically and accurately. Descriptive research uses surveys, observational studies, case studies to gather qualitative और quantitative data. तो इसमें जनरली हम डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो बैंक फ्रॉड हुए बड़े लेवल के, विजय माल्या और नीरव मोदी की जैसे केस हुए, तो यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे ना कि यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था, कितना फंड निकाला गया, फंड कहाँ गया, इस तरीके से हम कंप्लीट केस डिस्क्राइब कर रहे हैं। समझ लो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो आप कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, इस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, प्लस यहाँ पे हम सर्वे भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप केस स्टडी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर कोई रिसर्च की जा रही है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, नाम से पता चल रहा है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। So it involves investigating research question that have not previously been studied in depth. पहले स्टडी इन डेप्थ नहीं हुई है, बट अब हम उस पर दोबारा रिसर्च कर रहे हैं इन डेप्थ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ ऑफन क्वालिटेटिव एंड प्राइमरी नेचर। जनरली हम प्राइमरी नेचर का मतलब ये हो गया कि हम स्टार्टिंग में यही रिसर्च करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई भी आप रिसर्च करने बैठो, अगर आप छोटा सा रिसर्च पेपर भी लिखते हो, तो उस रिसर्च पेपर के लिए भी आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है, लिटरेचर स्टडी करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती। तो जो लिटरेचर सर्वे या फिर लिटरेचर स्टडी होती है, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही होती है। मतलब आप एक्सप्लोर कर रहे हो उस प्रॉब्लम को जो जिस पे आप स्टडी करने जा रहे हो। उस प्रॉब्लम को आपने एक्सप्लोर किया, पहले पढ़ा उसके बारे में कि पहले क्या इसके ऊपर स्टडी हो रखी है, लोगों ने क्या रिसर्च कर रखी है, और उसके बेसिस पे आप अपनी जो रिसर्च है वो आगे बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए इसको हम जनरली प्राइमरी इन नेचर कहते हैं कि स्टार्टिंग में इसको किया जाता है, देन उसके बाद हम और इन डेप्थ रिसर्च करते हैं चीज़ों पे। तो जिस पे इन डेप्थ स्टडी नहीं हुई है, तो उस टॉपिक को आप एक्सप्लोर करिए, और उसके बाद प्राइमरी नेचर में जो एक्सप्लोर करने के बाद आप उसको और ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करते हैं इस वाली रिसर्च के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत तरह की रिसर्च होती है, जैसे एक्शन रिसर्च हो गया, एक्स पोस्ट फैक्ट हो गई, है ना, और भी 10 तरह की रिसर्च होती हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि रिवीजन क्लासेस हैं। अगर आपको कंप्लीट इन डेप्थ स्टडी करनी है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ
रिवीजन के पर्पज से पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ रहे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सभी को। बाकी आप चाहें तो जैसे अनुप्रयुक्त शोध हो गया, वर्णनात्मक शोध, इनके जो नाम है इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, दैट इज प्लेजरिज्म। यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। आपने चोरी करी किसी काम को, चोरी करी किस चीज की, साहित्य की, मतलब आपने किसी के रिसर्च के काम को चोरी किया है, उसको प्लेजरिज्म कहा जाएगा। सो प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन्स एल्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर। जो ओरिजिनल ऑथर था जिसने रिसर्च करी थी उसको आपने क्रेडिट नहीं दिया और उसके काम को कॉपी कर लिया। इट इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, मतलब आप इसको क्या कहा जाएगा, इसको बौद्धिक चोरी का नाम दिया जाता है। एंड कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कोई केस भी कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है, या फिर आपका जो रिसर्च है उसको भी बैन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो रिसर्च होती है, जो रिसर्च की चोरी होती है, कितने टाइप्स की हो सकती है चोरियाँ, जो रिसर्च चोरी, जो प्लेजरिज्म वो कितने टाइप्स की होती है। तो डायरेक्ट प्लेजरिज्म हो गया, सेल्फ प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म एंड कंप्लीट प्लेजरिज्म। तो डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या होता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट किसी के काम को कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे कोई रिसर्च पेपर था, उसके आपने आधे पेजेस कॉपी पेस्ट कर लिए, अपने रिसर्च पेपर में लिख दिए और सोचा कि इसको मैं पब्लिश करा दूंगा अपने नाम से। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट प्लेजरिज्म कर रहे हो, डायरेक्ट चोरी कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड, है ना, वर्ड फॉर वर्ड आपने कॉपी कर लिया विदाउट कोटेशन मार्क्स और एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपका सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ का मतलब है कि आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, पब्लिश करा दिया और वो पब्लिश हो गया। अगले साल आपने दोबारा से रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करी जिसमें आपने अपने ही रिसर्च पेपर के 2-3 पेजेस उठा लिए, ए टू सेम बिना कोई चेंजेस करे, तो ये कहलाएगा सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म मतलब आपने अपने ही काम को कॉपी कर लिया, ये भी गलत चीज मानी जाती है। सो री यूजिंग योर ऑन वर्क, आपने खुद के काम को रीयूज किया, ये सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। ये क्या होता है, आपने किसी के काम को पैराफ्रेज कर दिया, काम वही है लेकिन आपने पैराफ्रेज करके अपना काम बता दिया, वो भी गलत चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, ये किसी ने लिख करके पेपर पब्लिश कराया, आपने लिख दिया घर जा रहा हूं मैं, मतलब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना दिया और पेपर पब्लिश करा दिया और बोल रहे हो कि ये मेरा काम है। तो गलत काम किया ना आपने भाई, किसी के ऑलरेडी आपने किसी ने काम कर रखा था उसको आपने पैराफ्रेज किया और पब्लिश करा दिया, तो गलत बात है। पैराफ्रेजिंग रिसर्च कहलाएगी वो, है ना, किसी और के आइडिया को आपने अपने वर्डों में लिखा, अपने शब्दों में लिखा और बोला कि आपका आइडिया है, तो गलत बात है। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, नेक्स्ट आपका एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल का मतलब है कि अनइंटेंशनली हो गया, आपने जानबूझ के नहीं किया, आपने किसी के काम को कॉपी किया था लेकिन उसको क्रेडिट देना भूल गए, है ना, साइटिंग फ्रॉम देम इनकरेक्टली, या तो आपने उनको बिब्लियोग्राफी में नाम उनके नहीं डाले, या उनका नाम लेना भूल गए, या क्रेडिट देना भूल गया प्रॉपर तरीके से, या गलती से चोरी, मतलब गलती से कॉपी हो गया किसी का काम, तो वो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म कहलाएगा। और नाम से पता चल रहा है कंप्लीट प्लेजरिज्म का क्या मतलब है कि आपने किसी के काम को कंप्लीट तरीके से उठा के पब्लिश कर दिया। किसी ने 5 पेपर का रिसर्च पेपर लिखा था, आपने उसका रिसर्च पेपर उठाया, फ्रंट पेज पे उसका नाम डिलीट किया, अपना नाम लिखा और पब्लिश करा दिया, तो ये क्या है, दिस इज कंप्लीट प्लेजरिज्म, मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने कंप्लीट चीजें जो है उठाई और पब्लिश करा दी। तो ये गाइस आप देखो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी, स्व साहित्यिक चोरी मतलब खुद के काम को चोरी कर लिया आपने, साहित्यिक चोरी और आकस्मिक आकस्मिक चोरी और पूर्ण साहित्यिक चोरी, इस तरीके से नाम है, आप एक बार देख लेना, है ना, गो थ्रू कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो कि 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन गाइस बन रहे हैं यहाँ से। इसमें है कि प्लेजरिज्म के कितने लेवल होते हैं, तो इसमें टोटल 4 लेवल होते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर है, वैसे लेवल तो 0 से स्टार्ट होता है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अगर देखा जाए तो 3 लेवल ही है, लेकिन अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके तो टोटल 4 लेवल निकलेंगे, क्योंकि 0 को हम 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। तो जो 0 लेवल का प्लेजरिज्म होता है, ये होता है इसमें 10% तक की सिमिलैरिटी पाई जाती है, किसी के काम को आपने 10% तक कॉपी किया तो वो 0 लेवल कहलाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगती है और आपका जो पेपर है या जो आपकी थीसिस है वो पब्लिश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना यूजीसी ने अलाउ किया हुआ है। लेवल 1 जो है वो होता है 10% से लेकर के 40% तक का, अगर आपने कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पे आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, यानी कि जो आपका पेपर या फिर थीसिस है, उसको विड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा और कहा जाएगा इसको ठीक करके लाओ 6 महीने के अंदर अंदर, देन उसके बाद फिर आपका आगे का काम बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है लेवल नंबर 2, इसके अंदर 40% से लेकर के 60% तक सिमिलरिटीज पाई जाती हैं।
रिसर्च में, और यहाँ पर फिर पेनल्टी लगती है। अब ये पेनल्टी आपको याद रखनी है, ये लेवल 2 लेवल 3 इन दोनों के अंदर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पेनल्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिट्रैक्ट द मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट को वापस कर दिया जाएगा और विड्रॉ करना पड़ेगा, और शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एन एनुअल रेज। और जो आपके सुपरवाइजर है, जो आपके गाइड हैं, जो प्रोफेसर आपको गाइड कर रहे हैं, उनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा सैलरी में। और 2 साल के लिए, याद रखिए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए वो किसी भी एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड भी नहीं कर पाएंगे। नॉट सुपरवाइज एनी न्यू मास्टर, कोई नए विद्यार्थियों को नहीं कर पाएंगे, जिनको कर रहे हैं उनको तो करते रहेंगे, लेकिन कोई नया स्टूडेंट उनके अंदर 2 साल तक नहीं आएगा। मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप 2 साल तक किसी को गाइड करिए। तो ये कब होगा, जब 40% से 60% तक सिमिलरिटी पाई जाएगी काम में, और ये सेकंड लेवल में होता है। तो याद रखना, सेकंड लेवल है तो 2 साल की पेनल्टी है, और थर्ड लेवल है तो फिर 3 साल की पेनल्टी है। इस वाले में 3 ईयर्स ये लिखा, देखो 3, अगर लेवल 3 है तो सुपरवाइजर को 3 साल तक किसी को गाइड नहीं करना, मतलब किसी न्यू मास्टर्स को गाइड नहीं करना। और अगर लेवल 2 है तो ऐसे याद रखो, लेवल 2 तो 2 साल की पेनल्टी, लेवल 3 तो 3 साल की पेनल्टी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे तो भूलोगे भी नहीं, थोड़ा रेफरेंस भी रहेगा आपके माइंड में। और लेवल 3 कब होता है, जब 60% से ज़्यादा की कॉपी हो जाए किसी का रिसर्च का काम, तो वो लेवल 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है कि विड्रॉ करना पड़ेगा मैन्यूस्क्रिप्ट आपको, और फिर 2 सालों तक, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या था कि 1 साल का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था सैलरी में, यहाँ पर 2 सालों तक का इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन जो गाइड, जो आपके सुपरवाइजर है, वो 3 सालों तक, 3 ईयर्स तक किसी न्यू मास्टर, एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पाएंगे रिसर्च वर्क में। तो ये पेनल्टीज हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक की जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च में कितने तरह के स्टेप्स होते हैं। अब देखो गाइज, ये स्टेप्स जो है फिक्स नहीं है, मैं पहले बता दूं। कोई कहेगा कि 5 स्टेप होते हैं, कोई कहेगा 4 स्टेप होते हैं, कोई कहेगा 6 स्टेप होते हैं, कोई कहेगा 7 स्टेप होते हैं, कोई कहेगा 8 स्टेप होते हैं। सब सही है, सब अपनी जगह सही है, डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है। रिसर्च में अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे 4 तरह की स्टेप्स ही होते हैं। पहला होता है कि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें आपका कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च डिजाइन। फिर डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज और रिजल्ट ड्रॉ करते हो। ये 4 स्टेप्स होते हैं मेन। लेकिन थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। और सेकंड स्टेप होता है डेवलप रिसर्च क्वेश्चन। अब याद रखना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पहला स्टेप क्या होता है, और वहां पर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। अगर ये ऑप्शन है और ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब ये वाला जो स्टेप है वो नहीं है, तो फिर पहला स्टेप ये वाला ही हो जाएगा। आई रिपीट, मैं दोबारा समझा दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने स्टेप्स गिवन है। जैसे मैंने बताया कि कोई बोलेगा 4 स्टेप, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 6, सब सही है अपनी जगह पर। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने स्टेप्स गिवन है। तो वैसे तो पहला स्टेप यही होता है आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि हम किस पे स्टडी करने जा रहे हैं। अगर ये स्टेप नहीं गिवन है तो उस केस में फिर ये वाला स्टेप बन जाता है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, फिर ये फर्स्ट स्टेप बन जाता है। अगर ये नहीं है तो सुन लो ध्यान से सब लोग अच्छे से, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट क्या है आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या है डेवलप रिसर्च क्वेश्चन। एक बार अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, देन अब हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, हम एक हाइपोथेसिस डिजाइन कर सकते हैं, या आप एक रिसर्च क्वेश्चन, एक मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आ सकता है कि क्या पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है नहीं करती। इस तरीके का कोई एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है जिसके ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप का रिव्यू लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है इसमें थर्ड स्टेप में। इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हो चुकी है, उस पर हम स्टडी करते हैं कि इस टॉपिक पे पहले क्या स्टडी हो रखी है। नेक्स्ट आएगा सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। हम ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी उद्देश्य है रिसर्च करने के, या हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस 2 तरह की होती है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, ठीक है। 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है, और हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही हमारे एरर होते हैं, याद है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, याद है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, अल्फा और बीटा, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो। वैसे तो मैंने इन टॉपिक्स को अपने कोर्स में भी अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो ये गाइस थर्ड, फोर्थ स्टेप क्या है, सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। फिफ्थ है चूज अ स्टडी डिजाइन। अब डिजाइन में क्या है कि हम इसमें ये देखते हैं कि भाई हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे,
हाउ टू कलेक्ट डेटा, प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, या सैंपल साइज कितना रहेगा, इस तरीके का जो 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 क्वेश्चन है वो हम रिसर्च डिजाइन में हम सोचते हैं। फिर उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। डेटा एक बार कलेक्ट हो गया तो उसको फिर हम एनालाइज करते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट करते हैं, मतलब कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना। तो ये स्टेप्स हैं गाइस, बहुत अच्छे से आपको स्टेप्स याद करने, क्योंकि एग्जाम में स्टेप से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, दोबारा से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो गाइस, आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, क्योंकि इंडिया में रिसर्च पेपर कैसे लिखना है हमें कॉलेज में नहीं बताया जाता। कॉलेज में कोई भी प्रोफेसर इस बारे में बात नहीं करता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, बिगिनर्स गाइड बताई थी कि किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर का टाइटल क्या होना चाहिए, लिखना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। तो वैसे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करिए। यूट्यूब पे क्या लिखना है आपको, यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर, हमारे चैनल का नेम, आगे लिख देना रिसर्च पेपर। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो जो मैं दिखा रहा था ये वाली वीडियो आ जाएगी। सो इस तरीके से आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपनी जो नॉलेज है रिसर्च पेपर को लेकर के बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आपको टीचिंग में आना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपके पास रिसर्च पेपर होने जरूरी है। रिसर्च पेपर होंगे तो रिक्रूटमेंट के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रिसर्च एथिक्स पे बार बार क्वेश्चन बन रहा है गाइस, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। रिसर्च एथिक्स का मतलब वही है कि आप कुछ गलत काम ना करें, है ना। जब रिसर्च करने बैठो तो कुछ गलत ना करो, किसी के काम की चोरी मत करो, किसी की जान को खतरा मत पहुंचाओ, हमारी इंसानियत को खतरा मत पहुंचाओ, है ना। इस तरह की जो चीज़ें, मतलब कुल मिला के अच्छी अच्छी बातें करनी है रिसर्च में, गंदी बातें नहीं करनी, बस वही रिसर्च एथिक्स है। अब इसमें आ जाएगा ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, मतलब आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है, मिलावट नहीं करनी अपने काम में, काम के साथ चोरी नहीं करनी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, अगर आप किसी ह्यूमन पे रिसर्च कर रहे हो तो उसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। अगर किसी एनिमल पे कर रहे हो तो उसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसे देके अपना काम पब्लिश करवा लो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से पब्लिकेशन होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप किसी का डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए उसका डेटा, मतलब कॉन्फिडेंशियल उसका डेटा रहना चाहिए। उसका डेटा पब्लिक बिल्कुल नहीं करना, किसी के नाम, घर का एड्रेस, इस तरह की जो चीज़ें वो पब्लिश नहीं करनी होती है हमें। रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट एंड आईपीआर, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी, किसी काम को चोरी नहीं करना, ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, बाइसनेस नहीं करनी, कि पक्षपात पूर्ण हमें रिजल्ट ड्रॉ नहीं करना। जो रिजल्ट निकला है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग उसी को हमें रखना है हमारे रिजल्ट में, अपने मन से बाइसनेस नहीं दिखानी। इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बन रहे गाइस एग्जाम में। रिसर्च प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, इसमें टर्निटिन अभी लास्ट टाइम पूछा गया था एग्जाम में आपसे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। इस तरह का टॉपिक, कोई टेक्स्ट हो गया, ग्रामरली, कॉपी, लीक्स, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, स्मॉल एसईओ टूल्स, कॉपी, स्केप, प्लेज, स्कैन, ऑथेंटिकेट, प्रो राइटिंग एड, यूनिचेक, पेजर रेटर, प्लेजरिज्मा, स्क्रिबर, डुप्ली चेकर, प्रीपोस्ट एसईओ, प्रीपोस्ट एसईओ हो गया, इनेगो, प्लेजरिज्म चेकर, प्लेजियम। तो इस तरह के अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, इतने नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, जिसका यूज करते हुए आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो कि कितना कॉपी आपका काम। एक क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर का अगेन काफी फेवरेट है, दैट इज फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। किस तरीके से आप रिसर्च पेपर को या रिसर्च बुक को, थीसिस को किस तरीके से आप साइट करते हो, कि क्या उसका फॉर्मेट रहता है। तो ऐसे देखो, वैसे तो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में एपीए हो गया, एमएलए हो गया, इसके अलावा एक शिकागो भी होता है ना, और एक और होता है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये काफी सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें बेसिकली आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, एक एपीए इंपॉर्टेंट है और एक एमएलए इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में बनते हैं। और क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट और किस तरीके से कवर करना है। तो एपीए में क्या होता है, इस वाले स्टाइल में हम ऑथर का लास्ट नेम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट नेम का केवल इनिशियल वर्ड लिखते हैं। जैसे किसी का नाम सौरभ गुप्ता है तो पहले गुप्ता आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कॉमा लगा के सौरभ, सौरभ का केवल ऐसा आएगा, ये नहीं पुराना नाम लिखने बैठ जाओ सौरभ। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि एपीए में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में लास्ट नेम आता है, देन ऑथर का फर्स्ट नेम का फर्स्ट वर्ड आता है, केवल इनिशियल आएगा। फिर याद रखना कि डेट आती है, मतलब यहाँ पर ईयर कौन सा है, फिर डेट कौन सी है, इस तरीके से ही करना है एपीए में। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको, कि नाम के बाद फिर ईयर आता है, मतलब डेट आती है। फिर आर्टिकल का टाइटल, जो भी आपका नेम है टाइटल आ जाएगा वो, फिर पब्लिकेशन कि किसने पब्लिश किया है। इस तरीके से एपीए की स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग रहता है। अगर हम बात करें एमएलए की,
तो MLA से नाम से आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में लास्ट नेम आएगा, जैसे यहाँ पे लास्ट नेम आया था, स्टार्टिंग यहाँ भी लास्ट नेम होगी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा पूरा। यहाँ पे फर्स्ट नेम का केवल इनिशियल आया था। तो अगर किसी का नाम सौरभ गुप्ता है तो MLA में क्या हो जाएगा, गुप्ता फिर कॉमा सौरभ, ठीक है। यहाँ पर पूरा नाम लिखते हैं, MLA वाले केस में पूरा नाम आएगा दोनों, लेकिन पहले सरनेम फिर आपका फर्स्ट नेम। ये MLA और APA में डिफरेंस है। यहाँ पर डेट पहले आती, यहाँ पर डेट नहीं आती, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, जबकि यहाँ टाइटल बाद में आता है ना। यहाँ पर डेट बाद में आती है, टाइटल ऑफ मीटिंग, और उसके बाद फिर आ जाएगा ईयर, फिर आ जाएगा लोकेशन, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्टर, इनके जो पब्लिशर है उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे। तो ये APA MLA इस तरीके से किया जाएगा। बाकी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, काफी इन डेप्थ स्टडी नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा, आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। सो प्लीज अपना फीडबैक दिया करो, कमेंट किया करो, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। और गाइस देखो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, पता है, मतलब इन क्लासेस के लिए पहले मैं PPT बनाता हूँ, फिर क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर किया करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं UGC नेट उनके साथ शेयर कर दो। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे शेयर कर दो, बस यार आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, कर दो। एक एज ए टीचर मैं आपसे बोलो तो कर दो यार। इसके अलावा आप देखेंगे लास्ट सेशन में काफी सारे बच्चों का JRF क्रैक हुआ था, और JRF क्यों क्रैक हुआ था, क्योंकि उन्होंने हमसे स्टडी करी थी, हमने एग्जाम टारगेटेड उनको स्टडी करवाई थी, और काफी सारी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हम डालते हैं अपने क्रैश कोर्स में, ताकि आपकी जो स्टडी और अच्छे से इन डेप्थ तरीके से हो सके, है ना। चाहे कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, पोल साइंस हो, आप देखेंगे काफी सारे बच्चों ने JRF क्रैक किया था। किसी किसी ने तो 2-2 बार JRF क्रैक कर रखा है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो ये सब कैसे हो पॉसिबल हो पाया, एग्जाम टारगेटेड स्टडी करके। तो गाइज हम आपको इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का फॉर्मूला बताते हैं, दैट इज एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना, स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना, ताकि आप जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो हम यहाँ पर आपको UGC नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन जून 2025 के लिए 6 मंथ वाला कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। इसके अलावा हम अभी सुपर फास्ट बैच लेकर के आए थे, तो अभी ये भी चल रहा है दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, आप चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस तो ओनली 999 रखी थी हमने, ये केवल रिवीजन पर्पज से था। इसमें कंप्लीट कंटेंट आपका मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा, इस तरीके से हमने कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बाकी 6 मंथ वाले कोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं जून 2025 के लिए। तो करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी ऐप पर आपको कंप्लीट कंटेंट देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है। सो इस वीडियो में इतना गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।